नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीए पार्ट फर्स्ट। और मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, मोटे तौर पर क्या क्या विशेषताएं थी। देखिए, हम जानते हैं कि प्रारंभिक भारत में विश्व की कई सभ्यता आदिकाल में विश्व की कई सभ्यता, नील नदी की सभ्यता हुई, चीन की स्थिति, मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई, सुमेरिया सभ्यता हुई, और भारत में सिंधु नदी के किनारे जो पंजाब का पूरा पूरा भाग है, अफगानिस्तान तक जाता है, वहाँ पर हुई। पश्चिम में चौदड़ो से लेकर दक्षिण में और लोथल तक, और पूर्व में आलमगीर से लेकर ऊपर कश्मीर में कालसी तक इतना लंबा चौड़ा लगभग भाग उनका फैला हुआ था, और जिसमें राजस्थान के पीलीबंगा कालीबंगा क्षेत्र भी आते हैं, और की भी सभ्यता आती है। इतने बड़े भूभाग में सिंधु सभ्यता के में आज मैं आपको जब इनके राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक आवश्यकता और उसके बारे में बात बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको मोटे मोटे तौर पर इनकी विभिन्न 5-7 विशेषताओं के बारे में अध्ययन कराना चाहता हूँ। सिंधु सभ्यता का स्थान चौदड़ो, सुरकोतड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, काशी, आलमगीर, आहोर, है ना, पीलीबंगा, कालीबंगा, लोथल, ये मुख्य रहे। और इन सब धोलावीरा, और इन सब के बाद ये माना जाता है कि लगभग 5-6 हजार ईसा पूर्व में ये सभ्यता विकास प्रारंभ हुई, फिर इसका चरमोत्कर्ष काल आवा, फिर इसका लगभग 2000 ईस्वी के बाद में इसका परम काल आ गया। और इनके कारण ये विनाश का कई कारण माने जाते हैं। महामारी फैली होगी, बाढ़ आया होगा, विदेशी आक्रमण होगा, लेकिन ऐसे ये एकमात्र है। सिंधु सभ्यता की एक ऐसी विशेषताएं जो आज भी हमको दृष्टिगोचर कर रही है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ऐसी विशेषताएं, वह है नगर नियोजन का। सिंधु सभ्यता की नगर नियोजन बड़ी उत्तम थी, शहरी व्यवस्था कहलाती थी। और नगर नियोजन के बारे में मैं आपको विस्तृत भी बताऊंगा। लंबवत सड़कें थी, एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटती थी, निश्चित दूरी पर नालियाँ बनी थी, पक्की ईंटों का था, खिड़की दरवाजे समान थे, कूड़ादान था, सड़कें चौड़ी चौड़ी थी, मकान में समरूपता थी, सफाई की व्यवस्था बहुत उत्पन्न थी। तो एक तरीके से टाउन प्लानिंग, जिसको आज विश्व तरस रहा है, हर देश तरस रहा है, अपने विकास का आधार मानता है, अपने आप को सभ्यता का आधार मानता है, सिंधु सभ्यता ने दी, और आज वो प्रासंगिक है। दूसरी थी कि कृषि पर जीवन था। आज भी कई लोग कई देशों में चाहे कितने ही विकसित हो जाए, अब विश्व के विकसित राष्ट्र कृषि के बगैर नहीं जी सकते, इसलिए सिंधु सभ्यता भी गेहूँ और जौ का बहुत अधिक होता था, और ये कृषि पर आधारित थी। चूँकि वहाँ पर एक से अधिक देवताओं के, पशुपति के, वनस्पति के, शिव की आकृति के, महादेव की आकृति के, इस प्रकार के कई चित्र मिले हैं सिंधु सभ्यता में, और कई मूर्तियाँ मिली हैं, पुरातत्व के स्रोतों से वो मृदभांड भी मिले हैं। तो ऐसा पता लगता है कि आज अगर उन देवताओं का हम स्मरण करें या एक परिलक्षित करें परिचित उनका, तो सिंधु सभ्यता वाले बहुदेववादी थे। कई जगह पर जो प्रारंभिक अवस्था में चौकोर में धागे के साथ में धूप धाप के छींटे मिले हैं, ये मिले हैं, तो और ताबीज जैसी आकृति मिली है, तो ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता वाले अंधविश्वासी भी थे और जादू टोने में विश्वास करते थे। घोड़े का कहीं ज्ञान नहीं है, कहीं हथियार नहीं मिले हैं। लोहे का ज्ञान क्या उन्होंने नहीं बताया कि ये धातु लोहे की, इस प्रकार का हथियारों का उपयोग नहीं हुआ, घोड़ों का उपयोग नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कहीं नहीं हुआ है। तो ये है, और इसी कारण से कई युद्धों का वर्णन या विनाश का वर्णन भी नहीं किया जाता, इसलिए ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता वाले शांति प्रिय थे। घोड़े की जानकारी नहीं थी, लोहे की जानकारी नहीं थी। बैल के चित्र आध्यात्मिक स्थान पर विशिष्ट महत्व स्थान पर मिला है, जो ऑक्स होता है बैल, तो बैल मिला था, इसलिए माना जाता है कि बैल बहुत आध्यात्मिक जानवर रहा हो, बहुत उच्च कोटि का रहा हो, जो जिस प्रकार से वर्तमान में गाय को पूजते हैं उस प्रकार से बैल उनका रहा था। ये एक लोथल बंदरगाह है, लोथल को बंदरगाह के रूप में बनाया हुआ, विदेशी मुद्राएं मिली हैं, ये मिली हैं, तो इसका मतलब विदेशी व्यापार संबंध होता था। और उनके जानते भी हैं कि खेतड़ी के आसपास में वहाँ पर तांबा जाता था। सुमेर सभ्यता की वहाँ पर करेंसी भी मिली है लोथल में, तो विदेशी व्यापार भी संपन्न था। सिंधु सभ्यता मात्र वनस्पति की पूजा करना, मात्र देवता की पूजा करना मानते थे, तो अतः ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में पितृसत्तात्मक न होकर मात्र सत्तात्मक होती थी। सिंधु सभ्यता की एक विशेषता और ये भी थी कि वहाँ की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी, और पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर सारा कहा गया कि इस प्रकार का होगा, ये चित्र दिखाई दे रहा है इस प्रकार का होगा, तो ये माना जाता है कि सिंधु सभ्यता पितृसत्तात्मक न होकर मातृसत्तात्मक थी। साथ ही वहाँ की लिपि चित्रात्मक थी। बहुदेववादी होना, जादू टोने में विश्वास करना, घोड़े का ज्ञान नहीं, शांति प्रिय होना, अच्छी टाउन प्लानिंग, ये सब विशेषताएं उनकी मौलिक थी, जिसके आधार पर हम सिंधु सभ्यताओं को बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। इन सब विशेषताओं के बावजूद
वे बहुदेववादी थे, प्रकृति की पूजा करते थे, वनस्पति की पूजा करते थे। आत्मबलोन्मता, राजनीतिक स्वरूप वहाँ पर कबीलाओं की स्थिति में रहा होगा, एक तरीके से जनतंत्र लोकतंत्रात्मक रहा होगा, क्योंकि किसी प्रकार का भी कोई वंशज या वंश इस प्रकार का राजपाट नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जनता के सहयोग से स्थानीय कार्यकारिणियों का विकास हुआ और स्थानीय शासन का कार्य किया जा रहा होगा। तो आज मैंने आपको सिंधु सभ्यता की बेसिक बने हुई और इनके विस्तृत भाग को आगे आगे आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बच्चों, फर्स्ट ईयर ऑनर्स और फर्स्ट ईयर आर्ट्स के लिए मैंने एक सूक्ष्म जानकारी आपके समक्ष सिंधु सभ्यता की